और कई लोग मूर्ख होते हैं, वो पता क्या करते हैं, एक एथिक्स या लॉजिक की दुनिया में एक फैलेसी है, तर्क दोष है, एवरीथिंग और नथिंग। कभी आपको बताना हो ना कि एक तर्क दोष है, एवरीथिंग और नथिंग, ये एक तर्क दोष है। मतलब लोग तर्क करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां कर बैठते हैं, उनमें से एक गलती है। और ये गलती पता कैसी होती है, ये आपने जीवन में जरूर की होगी, सब लोग करते हैं, सभी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से जहां हम गलत हों, अपनी गलती को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस बने, सिविल सर्वेंट हुए और गलती से या शौक से करप्ट हो गए, मान लीजिए, ठीक है, और आप करप्ट हैं, 70% करप्ट टाइप के आदमी हैं। 70% मतलब आपके ऑफिस के समय का 70% काम करप्ट चीजों में लगता है, 30% आप ईमानदार वाले काम करते हैं, ऐसे अनुमान कर लेते हैं। और आपकी प्रेरणा है वो व्यक्ति जो 95% पे चल रहा है। आप मन ही मन में ठाने हुए कि मैं एक दिन तुम्हें हरा के मानूंगा, सुरक्षित रहते हुए। और उसी ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके बारे में कहते हैं कि प्योर ऑनेस्ट ए मैन और वुमन ऑफ इंटेग्रिटी है, 0%। अब ये हम जानते हैं कि 0% हो नहीं सकता है। कोई कितने भी इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति हो, एक आध घटना आप ऐसी ढूंढ लेंगे उसके जीवन में जिसकी आप कह सके कि इंटेग्रिटी की कमी है। जैसे मसलन एक बार क्या हुआ, वो गलती से ऑफिस का पेन ले गया और घर में ऑफिस के पेन से लिख लिया थोड़ा सा, और इसको पता लग गया। इसने कहा ले, ये भी करप्ट निकला, ये भी करप्ट है ना, करप्ट, वो भी करप्ट, हम भी करप्ट, अंतर किस बात का है। जब कभी आप ऐसी बात करें किसी के सामने तो मन ही मन में याद रखना, इसको दर्शन की दुनिया में बोलते हैं एवरीथिंग और नथिंग फैलेसी, कि भाई या तो 100% ईमानदार हो और नहीं तो ना हो, बीच में सब बराबर हैं। तो 99.99% बेईमान और 0.0001% बेईमान सब बराबर है, क्योंकि सब बेईमान है। इस विशिष्ट गधेपन का नाम है एवरीथिंग और नथिंग, सब कुछ या कुछ भी नहीं। और ये तर्क हमेशा वो देगा जो किसी गलत रास्ते में ऊपर की तरफ चल रहा है अपनी खाल बचाने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत सही है उसकी प्रशंसा, उसकी ईमानदारी उसको बार बार गिल्ट फीलिंग से भर देती है। उस गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए वो उन तथ्यों पर जोर देगा, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाके ढूंढेगा इसके बारे में कुछ ना कुछ, ताकि वो बोल के अपनी खाल बचा सके। समझ गए? तो कुछ लोग जो रत्ती भर ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इसी में काम चलाते हैं, कोई हो ही नहीं सकता तो हम भी नहीं है, फिर क्या हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिविटी 100% शायद किसी में नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 से 100 की तरफ की यात्रा करना भी मना है। 70 हो, 80 हो, 90 हो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी बेहतर, जितनी ज्यादा हो सके उतनी बेहतर। इस अप्रोच से वस्तुनिष्ठता का विकास करते रहना चाहिए। और कोई पूछे कि 100% क्यों संभव नहीं है, तो सिंपल सा आंसर है, बहुत बड़ा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल ये बताएं कि हमारे मन में एक तो चेतन पक्ष है, दूसरा क्या है, अवचेतन है, अचेतन है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन में हम बहुत कोशिश करेंगे तो शायद सब्जेक्टिविटीज को मैनेज कर लेंगे, रोक लेंगे। तो चेतन मन में अत्यधिक प्रयास करने पर यह संभावना बन सकती है कि आप अपनी सब्जेक्टिविटी को खारिज कर दें। ये भी संभावना ही है, पक्का उसके बाद भी नहीं। लेकिन हमारे चेतन मन के प्रोसेसेस पे, प्रक्रियाओं पे, हमारे सोचने के बेसिक तरीके पर ही हमारे अवचेतन अचेतन मन का गहरा प्रभाव होता है। और अवचेतन और अचेतन मन का गहरा प्रभाव इतना गहरा है कि हम सोच समझ के उसको खोज भी नहीं सकते। वो अदृश्य प्रभाव है, अदृश्य प्रभाव जो खोजने से मिलेंगे नहीं, इतनी गहराई से हमारी चेतना के अंदर बैठे हुए हैं। और इस वजह से जो व्यक्ति पूरा दावा करेगा वो भी दरअसल केवल अपने कॉन्शियस माइंड को ही लगभग बड़ी हद तक सब्जेक्टिविटी से मुक्त कर पाएगा। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर कैसे कर लेगा? एक सरल सा एग्जांपल, नेपोलियन के बारे में कहते हैं कि नेपोलियन बिल्लियों से बहुत डरता था। मैंने शायद जिक्र किया था आपके सामने। मान ले कि तथ्य है, क्योंकि बचपन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो छोटा सा सो रहा था, उसके ऊपर बिल्ली चढ़ गई, खूब पंजे मार के चली गई।
वो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पाया, उसके मन में खौफ पैदा हो गया बिल्लियों के लिए। ओशो रजनीश ने यहां तक लिखा कि वाटरलू के युद्ध में उसको हराने के लिए बिल्लियों के इस्तेमाल की कोशिश की गई मतलब इस्तेमाल किया गया ताकि उसके मनोविज्ञान को कंट्रोल किया जा सके। मुझे नहीं पता इतिहास में ये बात सत्य है झूठ है क्या है। ओशो की बातों को बहुत सत्य मानने का रिवाज भी नहीं, क्योंकि वो तथ्यों के मामले में गोल मटोल बात कर लेते थे आराम से। हो सकता है तथ्य ना हो, किंवदंती हो। किंवदंती का मतलब लोक प्रचलित बात हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर नेपोलियन को पता होता कि बिल्ली का भय इस वजह से उसके मन में है, तो भी वो जीवन भर बिल्ली के भय से बाहर शायद नहीं आ पाता। और यदि उससे कहा जाए कि तुम एक पशु पाल लो, तो वो किसी भी सूरत में बिल्ली ना पालता, क्योंकि बिल्ली को नहीं पालने का निर्णय वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अचेतन अवचेतन मन में बहुत गहराई से एक खौफ बैठा हुआ है। उस लेवल पर कहां से लड़ेगा उस चीज के साथ। तो 3 वाक्य में सार, 100% वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, क्योंकि मामला केवल चेतन मन का है ही नहीं, मामला अवचेतन अचेतन मन का भी है, और उसको हम जानते ही नहीं, कैसे कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी बात, 100% नहीं हो सकता, इसलिए करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर है, और अभ्यास करके प्रयास करके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए, कोई अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सीखें, ऑब्जेक्टिविटी का फायदा कहाँ ज्यादा मिलता है, तो ऑब्जेक्टिविटी को सीखने के तरीके क्या क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका चिंतन ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। छोटा बच्चा भी क्या कर सकता है, बड़े लोग भी क्या कर सकते हैं, उन सबके बारे में ये बात हम ले सकते हैं।